सपोज कीजिए कि आपको 80 साल की उम्र में कैंसर हो जाए, आप मरने वाले हो कि तभी डॉक्टर आपको एक ऐसा इंजेक्शन दे दे जिससे आपकी स्किन वापस से जवान होने लगे, आपका कैंसर खत्म होने लगे और आप कुछ ही समय में बिल्कुल ऐसे दिखने लगे जैसे आप 27 साल के हो और आपकी सारी बीमारियां खत्म हो चुकी हो। सुनने में ये जादू लगता है ना, पर ये जादू नहीं है। इस वक्त आप स्क्रीन पर जिस जेलीफिश को देख रहे हैं वो लिटरली अमर है, क्योंकि वो इसी तरह अपने आप को जब मन चाहे डी-एज करके फिर से जवान बना लेती है और वापस से ऐसी जिंदगी जीने लगती है जैसे वो अभी अभी दुनिया में आई हो। मगर आखिर वो ऐसा कैसे करती है? इसके पीछे का राज क्या है और क्या हम इंसान किसी टेक्निक के थ्रू ऐसा कर सकते हैं और क्या अमर होना एक पॉसिबिलिटी है? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1980s में, जब दो स्टूडेंट्स क्रिश्चियन सोमर और जॉर्जियो बेवेस्ट्रेलो कुछ पॉलिप्स झील से इकट्ठा करके ऑब्जर्वेशन के लिए लाए थे। अब पॉलिप्स क्या होता है जरा इसे समझो। देखो, कोई भी जेलीफिश ना सबसे पहले फर्टिलाइज्ड एग के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसके बाद जब वो लार्वा का रूप ले लेती है उसके बाद वो एग प्लान्युला लार्वा के फॉर्म में नीचे जमीन में आ जाता है और जमीन में आने के बाद ना वो ठीक किसी पेड़ की तरह ग्रो होने लगता है। जेलीफिश के पौधे जैसे दिखने वाले इसी स्टेज को पॉलिप कहा जाता है और टेक्निकली इसे आप जेलीफिश का पौधा भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये पॉलिप मैच्योर होता जाता है ना वैसे वैसे इसमें कई सारे बर्ड्स ग्रो होने लगते हैं और हर बर्ड ना बाद में इस पॉलिप से अलग होके एफिरा लार्वा का रूप ले लेता है और मैच्योर होने के बाद जेलीफिश में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे उसकी इस हालत में मेदुसा भी कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि एक पॉलिप सिर्फ एक ही एफाइरा या इमैच्योर जेलीफिश प्रोड्यूस करता है, बल्कि एक पॉलिप एक बार में 1 दर्जन से ज्यादा एफाइरा प्रोड्यूस कर सकता है। और दोस्तों, कुछ इस तरह से जेलीफिशेस की तादाद बढ़ती है। अब देखो, क्रिश्चियन और जॉर्जियो ने कुछ पॉलिप्स को पहले एक वाटर टैंक में रखा और उसे तब तक ऑब्जर्व किया जब तक कि वो पॉलिप्स मैच्योर होके एफिरा लार्वा में कन्वर्ट नहीं हो गया। ऐसा सोचा गया कि अब ये जेलीफिशेस मैच्योर होके वापस से लार्वा प्रोड्यूस करेंगी एंड सो ऑन, इसीलिए उन्हें कुछ समय तक वहीं पे अनऑब्जर्व छोड़ दिया गया। मगर कुछ समय बाद जब दोनों ने वापस से वाटर टैंक में देखा, दे फाउंड समथिंग स्ट्रेंज। उन्होंने देखा कि वाटर टैंक की सरफेस पे जहां पहले कोई पॉलिप नहीं था वहां कई सारे नए पॉलिप्स आ गए थे। लेकिन दोस्तों, ये कोई डरावनी बात नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि नए पॉलिप्स के साथ वहां पे किसी भी डेड जेलीफिश के रिमेन्स नहीं थे और ना ही ऐसा कोई रेमिनेंट जो किसी जेलीफिश के मरने की आशंका जताता हो। अब यहाँ पर ना 2 सवाल आते हैं। पहली बात तो इतनी जल्दी इतने सारे पॉलिप्स कैसे बन गए, और दूसरा ये कि जो जेलीफिशेस पहले मेदुसा बनी थी उनके डेड रिमेन्स कहाँ गए। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए इस बार उन दोनों ने उस वाटर टैंक को लगातार ऑब्जर्व किया और एक हैरान कर देने वाली घटना पाई कि जब उन जेलीफिशेस पे एनवायरमेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा था ना, तब वो मेदुसा पानी में तैरने के बजाय जमीन में आ जाती थी और अपने आप को पॉलिप्स में कन्वर्ट करने लगती थी, बिना किसी फर्टिलाइजेशन और बिना किसी प्री पॉलिप लार्वा स्टेज के। मतलब कि ये जेलीफिश बेसिकली हर बार मौत की कगार पे आने के बाद इसी तरह अपने आप को रिवाइव कर रही थी, जिससे इनका खुद का शरीर तो खत्म नहीं हो रहा था, साथ ही साथ पॉलिप से अलग होते वक्त इनकी तादाद भी बढ़ती जा रही थी। और दोस्तों, इसी क्वालिटी को देखते हुए ट्यूरिटॉप्सिस डोर्नी का नाम दिया गया इमॉर्टल जेलीफिश का। हालांकि ये इकलौता ऐसा मामला नहीं था। साल 2011 में जब चाइना के जियामेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जिनरू ही ने भी एक बेबी मून जेलीफिश को अपनी ऑब्जर्वेशन में आखिरी सांस तक रखा था ना, और जब वो मर गई तो उसकी डेड बॉडी को दूसरे टैंक में डाल दिया गया, सिंपली इसीलिए क्योंकि उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन में रखे गए ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडी कलेक्ट करना पसंद था। वियर्ड साइंटिफिक माइंड, पर इस बार उनका डेड बॉडी को सुरक्षित रखना बेकार नहीं गया, क्योंकि 3 महीने बाद उन्होंने देखा कि वो मरी हुई जेलीफिश की जो लाश नीचे जमीन में पड़ी हुई थी ना, उसकी बॉडी से ही अचानक एक पॉलिप फॉर्म हो गया और इवेंचुअली डेड बॉडी से फॉर्म हुए उस पॉलिप ने नई जेलीफिशेस को जन्म दिया, जैसे कि वो जेलीफिश कभी मरी ही ना हो, बल्कि उसने अपने आप को रिवाइव करने के साथ साथ अपने नए बच्चों को भी जन्म दे दिया हो और उन बच्चों ने भी आगे जाके सेम प्रोसीजर एग्जीक्यूट किया। अब देखो, टेक्निकली इसे आप इमॉर्टैलिटी नहीं कह सकते, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स को इनके प्रेडेटर्स द्वारा या अननेचुरल रीजन से अभी भी मारना संभव है, लेकिन इन अननेचुरल रीजंस के अलावा
जब जब इन पे कोई स्ट्रेस पड़ेगा तब तब ये अपने आप को एफिशिएंटली डी एज करने की काबिलियत रखती है। अब ये स्ट्रेस ना कोई तनाव वाला स्ट्रेस नहीं है, बल्कि मरीन बायोलॉजी में डिजीज, पोल्यूशन, खाने की कमी, एनवायरनमेंट में चेंजेस, इंजरीज, ऐसी कंडीशन को स्ट्रेस की तरह ट्रीट किया जाता है जिनसे मरीन लाइफ की जान पे खतरा बन जाए। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या इनकी इमॉर्टैलिटी को हम इंसान अपनी जिंदगी में कॉपी कर सकते हैं? हम इनकी तरह अमर बन सकते हैं कि नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इनके अमर होने का राज क्या है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये किसी को भी नहीं पता। अभी तक इन जेलीफिशेस को लेकर काफी ऑब्जर्वेशंस की गई है, पर इनके इस डी एजिंग के पीछे एग्जैक्टली कौन सा फिनोमेना काम करता है, इसका अभी तक कोई भी क्लियर सबूत नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ये इमॉर्टैलिटी तक पहुंचने के लिए हमारा इकलौता ऑप्शन हो। देखो, इमॉर्टल जेलीफिशेस की तरह ना लॉबस्टर्स भी अपने आप को जब तक चाहे जिंदा और जवान बनाए रख सकते हैं, और वो ये कैसे करते हैं इसका रीजन हमें पता है। देखो, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी के सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और हर न्यू सेल में हमारे डीएनए की नई कॉपी क्रिएट होती रहती है। अब देखो, इस डीएनए को सेल टू सेल कैरी करने का काम करता है क्रोमोसोम्स, जिनका स्ट्रक्चर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे ना तो इन क्रोमोसोम्स के एंड पे टेलोमियर नाम के कैप्स लगे होते हैं जो इन कैप्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होती है वैसे वैसे टेलोमियर्स नाम का ये प्रोटेक्टिव कैप छोटा होता रहता है, और जब ये हद से ज्यादा छोटा हो जाता है कि ये डिवाइजेबल ही ना रहे तब सेल्स सेनिसेंस के स्टेज में पहुंच जाता है। सेनिसेंस एक ऐसा स्टेज होता है ना जिसके बाद सेल्स और ज्यादा डिवाइड नहीं हो पाते और डेड सेल्स रिपेयरेबल भी नहीं बचते, जो धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स की मौत का कारण बनती है, जिसमें हम इंसान भी शामिल है। हालांकि लॉबस्टर्स के साथ ये दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनके शरीर के अंदर लगातार एक एंजाइम काफी भारी मात्रा में रिलीज होता रहता है जिसका नाम होता है टेलोमेराइज। और ये एंजाइम बॉडी में रिलीज होने के बाद सेल डिवीजन के बाद जो टेलोमियर डैमेज और डिप्लीट हो जाते हैं ना, उसे रिपेयर करने का काम करता है, जिस वजह से लॉबस्टर्स जब तक चाहे तब तक जिंदा रह सकते हैं, और वो भी अपनी यूथफुल एक्टिवनेस के साथ। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार देखो, लॉबस्टर्स तो मर जाते हैं, तो आखिर वो इमॉर्टल कैसे हुए? वेल, इसके पीछे भी ना उनकी एक फिजिकल लिमिटेशन है। दरअसल उनकी बॉडी तो कंटिन्यूअसली ग्रो हो सकती है, लेकिन उनकी शेल साइज कभी बदलती नहीं है, जिसकी वजह से एक टाइम बाद उनकी शेल उनकी बॉडी के लिए बहुत छोटा पड़ जाता है और उन्हें हर बार नई शेल बनानी पड़ती है, जो काफी ज्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये शेल बनाना उनकी बॉडी के लिए इतना एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि वो इसी एग्जॉशन या शेल कोलैप्स की वजह से खत्म हो जाते हैं। पर इंसानों के पास तो ऐसी कोई भी शेल है ही नहीं। ऐसे में क्या हम अपने शरीर में टेलोमेराइज रिलीज करके इमॉर्टल बन सकते हैं? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल बन जाता है। अब दोस्तों, जिस तरह लॉबस्टर्स के शरीर में टेलोमेराइज रिलीज होता रहता है, उसी तरह ऑलमोस्ट हर जानवर इंक्लूडिंग हम इंसानों में भी ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है। बस अंतर यह है कि लॉबस्टर्स में इनकी सप्लाई कभी रुकती ही नहीं है, जबकि हमारी बॉडी में उम्र के बढ़ते हुए इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है और एक सर्टेन एम्ब्रायोनिक लाइफ स्टेज के बाद इनका प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक जाता है, और इवेंचुअली यही ह्यूमंस की नेचुरल डेथ का रीजन भी बनता है। इसी खोज की वजह से ना साल 2009 में एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, कैरोल ग्राइडर और जैक ज़ोस्टैक को नोबेल प्राइज भी मिला था, और इसने कैपिटलिस्ट्स के मन में ये ख्याल डाला कि अगर हम आर्टिफिशियली बॉडी में इस टेलोमेराइज को इंजेक्ट करें तो क्या इससे हमारी बॉडी डी एजिंग के साथ साथ लाइफ स्पैन भी बढ़ सकती है। और इसी आइडिया के साथ लाइबेला जीन थेराप्यूटिक्स नाम की एक कंपनी ने 21 नवंबर 2019 के दिन एक पे टू प्ले ट्रायल शुरू किया, जिसमें उन्होंने पेशेंट से $1 मिलियन मांगे और बदले में उन पे ही ट्रायल करने का प्रपोजल सामने रखा। मतलब ट्रायल का पार्ट होने के लिए पेशेंट्स को ही 8 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। एंड एज ऑफ टुडे ये ट्रायल्स स्टार्ट करने के लिए कोलंबिया में इस कंपनी को परमिट भी मिल चुका है। और दोस्तों, कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि करीब 200 क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुली और सेफली पूरी भी कर दी गई है। अब इस टेक्निक को इवॉल्व करके इमॉर्टैलिटी के लिए रेडी किया जा सकता है या नहीं, इस पे अभी भी काफी सारे रिसर्चेस होने बाकी है।
क्योंकि अभी तक की इस थेरेपी को लेने वाले किसी भी व्यक्ति की मौत की बात सामने नहीं आई है, मगर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर के एजिंग एंड कैंसर एक्सपर्ट जेरी शाय ने इस थेरेपी पे एक अलग ही टेक दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल एंजाइम इंजेक्शन थेरेपी से प्री कैंसरस सेल्स के एक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खास करके 65 साल से ज्यादा के लोगों में। तो क्या डी एजिंग ट्रीटमेंट के बदले कैंसर का खतरा बढ़वा लेना वर्थ इट है? ये चॉइस हम आप पे छोड़ते हैं। अगर 8 करोड़ देने के बावजूद आपको लग रहा है कि आपका केस एक्सपर्ट्स द्वारा हैंडल किया जाएगा, तो दोस्तों जियान है आप, क्योंकि इस थेरेपी के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जॉर्ज ओलोव खुद ही एक वास्कुलर सर्जन है, ना कि कोई जीन ट्रांसफर एक्सपर्ट। MIT की रिपोर्ट में तो ये तक लिखा गया है कि केस हैंडल करने वाले लोगों में से कोई भी जीन एक्सपर्टाइज वाला बंदा था ही नहीं। तो ये थेरेपी कितनी ईमानदारी से की जा रही है, इसकी कोई भी क्रेडिबिलिटी ही नहीं बचती। क्योंकि देखो, कंपनी भला कभी भी अपनी मिस्टेक्स को क्यों ही स्वीकारेंगी। अब देखो, कंपनी ने ये दावा जरूर किया है कि इस थेरेपी से चूहों में एजिंग के डीले होने की और उनके लाइफ स्पैन के बढ़ने के सिम्टम्स देखे गए हैं, मगर इंसानों के एश्योर्ड रिजल्ट रिपोर्ट के लिए हमें अभी भी कुछ और साल इंतजार करना पड़ेगा। वैसे क्या आप 8 करोड़ देके ये डी एजिंग थेरेपी लेना पसंद करेंगे? आप में से कौन कौन से लोग हैं जो कि इमॉर्टल होना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो नीचे थैंक्स वाला बटन दबाना और अपना प्यार हमें देना। अगर नहीं दबा सकते तो लाइक वाला बटन दबा देना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर गहरे समुद्र में रहने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं वो जायंट्स में तब्दील क्यों हो जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी खास चीज है जो कि उन्हें इतने बड़े जायंट्स में तब्दील कर देती है? यहाँ पर क्लिक करो और जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।